यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल का हमारा जो एंड में डिस्कशन हुआ था केरमार्क डॉक्ट्रिन एंड वेल्स फार्गो केस, आई होप दोनों के केसेस में जो जजमेंट आए, पहला डेलावेयर कोर्ट था और दूसरा कैलिफोर्निया कोर्ट था। दोनों कोर्ट ने दिया हुआ जजमेंट सबको क्लियर है। अगर एग्जाम में कल को क्वेश्चन आता है केरमार्क डॉक्ट्रिन क्या है वो लिखो। हाँ हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो केरमार्क डॉक्ट्रिन पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो जो दो प्रिंसिपल्स है केरमार्क डॉक्ट्रिन के, पहला प्रिंसिपल क्या है? जो ब्रीच ऑफ फिड्यूशियल ड्यूटीज के लिए डायरेक्टर को अगर लायबल करना है तो व्हाट इन एक्शन होना चाहिए पहले, ignoring the red flags, that is inaction. Inaction on the red flags which will show that there is a lack of good faith on the part of directors, then they can be made liable. और इस केरमार्क डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए कैलिफोर्निया कोर्ट ने वेल्स फार्गो केस में डायरेक्टर्स को लायबल माना था। क्लियर है सबको? मैं अगेन कह रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क या 8 मार्क, 8 मार्क के लिए जब आएगा तो दे विल आस्क यू दोनों केरमार्क डॉक्ट्रिन के फेवर में और उसके अपोज में, दोनों में आप जजमेंट्स लिखो। जो केरमार्क डॉक्ट्रिन का फेवर वाला जजमेंट था उसमें हमें गोल्डमैन सैच सिटी ग्रुप का रेफरेंस है और वेल्स फार्गो वाज अगेंस्ट, मतलब ये यूजिंग द केरमार्क डॉक्ट्रिन वेल्स फार्गो केस में जजमेंट आया था। क्लियर है? अभी आज का जो डिस्कशन है, हाँ जी, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही थियोरेटिकल है, नॉलेज पर्सपेक्टिव है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जो जहां तक जब तक मैंने कहूँ जो हम पढ़ रहे हैं उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा मैक्सिमम। हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ सकता है कहीं पर तो मैं उसका आपको रेफरेंस दूंगा, बट जनरली कोई भी डिस्कशन हम जो कर रहे हैं वो 3-3 मार्क के हिसाब से कर रहे हैं। अभी वहां पर आप स्क्रीन पर देखना, मॉडल में पहले बता रहा हूँ लॉ एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। अब ये लॉ एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव किसके कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं? किसके कंटेक्स्ट में देख रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में। ध्यान रखना, हम किसके कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। हमने कल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ईआरएम पढ़ा, करेक्ट? और हमने ईआरएम के कंटेक्स्ट में बोर्ड का जो ओवरसाइट फंक्शन है ग्लोबल सिनेरियो में वो हमने देखा। ये जो पढ़ रहे हैं लॉ एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से दिया है। जो पहला लॉ वहां पर दिया है डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2010, ये यूएस का एक्ट है। गवर्नेंस के फर्स्ट चैप्टर में, गवर्नेंस के फर्स्ट चैप्टर में आपने इसका रेफरेंस लिया होगा, डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यूएस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आता है, यूएस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, तो यूएस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में इसका रेफरेंस है। इसको लेकर एग्जाम में 4-5 मार्क के लिए गवर्नेंस में भी क्वेश्चन आता है। यहां पर क्या दिया, लेट अस रीड। ये इसमें इन्होंने सिर्फ डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2010 किसके लिए मैंडेटरी है, कौन सी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिन्हें इस एक्ट का कंप्लायंस करना है, वो रेफरेंस दी है। लेट अस रीड दैट। द डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, commonly referred to as Dodd-Frank, is a United States federal law that was enacted on July 21, 2010. The law overhauled financial regulation in the aftermath of the Great Recession, and it made changes affecting all federal financial regulatory agencies and almost every part of the nation's financial service industry. तो I'll say law overhauled financial regulation affecting all federal financial regulatory agencies and financial service industry. The Dodd-Frank Act created new federally mandated risk management procedures, principally for, just a minute. Hello? Huh. Huh.
ये Dodd-Frank Act created new federally mandated risk management procedures principally for financial institutions. Dodd-Frank requires bank holding companies with total assets of $10 billion or more and certain other non-bank financial companies as well to have a separate risk committee which includes at least one risk management expert with experience managing risk of large companies. तो ये पूरा जो एक्ट है उसका मेन फोकस किस पर था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर था और उन कंपनीज पर जिनका टोटल एसेट्स कितना है $10 बिलियन और मोर है, उन्हें क्या करना है? सेपरेट रिस्क कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना है जिसके अंदर एक कम से कम रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो. ठीक है. अब जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 3 मार्क के लिए, 2-3 मार्क के लिए, व्हाट इज Dodd-Frank वॉल स्ट्रीट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2010 फॉर whom it was. बस इसके लिए आप 5-10 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो. तो यहाँ पर आपके नोट्स में अब देखो जो दिया है, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010 for financial services industry mandated risk management procedures for financial institutions require financial companies to have a separate risk committee which includes at least one risk management experience with experience managing risk of large company. उसमें जो चीज दिया ना for financial service industry वहां पर आप ऐड कर लो. क्या बोलो? with हाँ with हाँ total assets of $10 billion or more. With total assets of $10 billion or more. देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिया, फिर उसमें बैंक भी आ सकता है, एनबीएफसी भी आ सकता है. सर पहले हमने सबको किया था मैंडेटरी, अभी जो 10 मिलियन से ऊपर है उनको ही किया हुआ है. कहाँ पर किया सबको मैंडेटरी? कहाँ पर? नहीं, वो अमाउंट जो फिगर्स है वो फिगर नए मॉडल में ऐड किए होंगे, वो मैंने ऐड करके दी थी आपको. सबको मैंडेटरी किया ऐसा नहीं है. तुम पढ़ो वहां पर ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, क्या लिखा है? ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द नेशंस फाइनेंशियल सर्विस. ऑलमोस्ट एवरी मतलब क्या सबको है क्या? नहीं, एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया वाली कंपनीज को है ना. लॉजिक क्या है उसके लिए समझो ना. जिनका असेट्स $10 बिलियन उससे ज्यादा है ऐसे कंपनीज को रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत ज्यादा है. इसलिए उन्होंने वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब ये जनरली किसके इंटरेस्ट में? उन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में, उन कंपनीज के. अब बैंक्स और एनबीएफसीज है तो इनके अंदर जो डिपॉजिटर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनके इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए वो रखा है. दैट इज ओनली पर्पस बिहाइंड इट. क्लियर है? जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है वैसे यूएस में क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, सेक है. तो उसके कंटेक्स्ट में सेक ने क्या किया है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर? लेट अस रीड दैट. US Securities and Exchange Commission is an independent federal government agency responsible for protecting investors, maintaining fair and orderly functioning of the securities market, and facilitating capital formation. It was created by Congress in 1934 as the first federal regulator of the securities market. ये कुछ भी लिखना नहीं हमको. The SEC promotes full, क्या लिखा है? Public disclosures, protects investors against fraudulent and manipulative practices in the market, and monitors corporate takeover actions in the United States. It also approves registration statement for book runners among underwriting firms. सेबी का जो है वो सेक के लिए लिख सकते हो अगर एग्जाम में याद नहीं आया. सेक के ऊपर शॉर्ट नोट है. थैंक यू. जो सेबी के फंक्शंस है वो आप सेक के कंटेक्स्ट में लिख सकते हो. जैसे यहाँ पर दिया है फर्स्ट इसमें प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, मेंटेनिंग फेयर एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन. फिर यहाँ पर promotes full public disclosures, protects investors against fraudulent and manipulative practices in the market, monitors corporate takeover actions. अभी यूनाइटेड स्टेट्स में approves registration statements for book runners among underwriting firms. ये सारे SEC के क्या हुए? Functions हुए ना. The SEC requires companies to disclose in their annual reports factors that make an investment in a registrant's securities speculative or risky. What do you understand by this? अगर आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है या एनुअल रिपोर्ट देखा है इंडिया में तो एक होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, MDA. जो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट होता है उसमें क्या होता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मेंशन करते हैं शेयर होल्डर्स को कि कंपनी के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना रिस्की है, पता है कि नहीं आपको? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट कभी पढ़ा है कि नहीं? सिर्फ थ्योरेटिकली देखा है, प्रैक्टिकल कभी एनुअल रिपोर्ट खोल के देखा है क्या? बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है? आपका फर्ज है वो। तो अगर आपने देखा है तो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट क्या होता है, कभी पढ़ा है क्या वो? उसके अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लिख कर देते हैं शेयर होल्डर्स को कि आने वाले साल में कंपनी के अंदर उनके शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है, कम रिस्की है, रेटिंग कैसा है कंपनी को, सब कुछ। मतलब शेयर होल्डर्स उसे पढ़कर कंपनी के अंदर बने रहना है कि नहीं रहना वो डिसीजन ले पाते हैं, ट्रांसपेरेंसी को लेकर। सेम थिंग यहाँ पर क्या दिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को जो कंपनीज को क्या कहा उनके एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने डिस्क्लोज क्या करना, फैक्टर्स दैट मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ रजिस्ट्रेंट्स सिक्योरिटीज स्पेकुलेटिव और रिस्की। वो कौन से फैक्टर्स है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, ये कंपनीज को डिस्क्लोज करने। आगे, while the SEC has emphasized that risk factor disclosure should be concise, there is a growing concern that SEC's increasing disclosure requirements have made companies feel compelled to over disclose and to provide boilerplate risk factors that have limited the utility of the disclosures. On April 3, 2016, the SEC began seeking public comment on a concept released to modernize and simplify business and financial disclosure requirements and regulations S2K of that particular, we can say, factors which are mentioned over there. In this regard, SEC proposed eliminating the risk factor examples provided in item 503 subclause C of regulation S2K, because the inclusion of these examples could suggest that a registrant must address each one of the risk factor disclosures regardless of the significance of its business. According to SEC, eliminating such examples will encourage companies to provide less boilerplate risk factor disclosure. We'll come to that term boilerplate, don't worry. कुछ लोग डर गए होंगे boilerplate क्या है. The SEC also requires companies to disclose the board's role in risk oversight, the relevance of the board's leadership structure to such matters, and the extent to which risk arising from companies' compensation policies are reasonably likely to have a material adverse effect on the company. A company must further discuss how its compensation policies and practices, including those of its non-executive officers, relate to risk management and risk-taking incentives. एंटायर डिस्कशन जो भी हमने सेक के कंटेक्स्ट में पढ़ा है, सेक ने ये गाइडेंस और गाइडलाइन किसके लिए दिया? रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। हम जो देख रहे हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव किसके कंटेक्स्ट में? रिस्क मैनेजमेंट। तो पहला डॉड फ्रैंक कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट 2010 आया, उसके अंदर वो कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी था, वो वहां पर पड़ा। अभी सेक ने कौन से कंपनीज के लिए क्या कहा है, कौन से कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया? बोलो, जो लिस्टेड है ना। अरे सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के क्राइटेरिया किसको एप्लीकेबल होंगे? जो लिस्टेड एंटिटीज है। तो उन्होंने उसको लेकर क्या डिस्क्लोजर्स दिए? तो ये डिस्क्लोजर्स जो आपके नोट्स में मैंने लिख कर दिए, यहां पर पढ़ा ना हमने, तो आपके नोट्स में रेफर करो, वो सारे डिस्क्लोजर्स मैंने लिख कर दिए वहां पर। जस्ट सी ऑल द डिस्क्लोजर्स वेदर दे हैव बीन कवर्ड और नॉट। 5 डिस्क्लोजर्स जो हमने अभी पढ़े हैं, रीड इट। फोर्थ क्या लिखा है? द एक्सटेंट टू विच रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कंपनीज कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज आर रीजनेबली लाइकली टू हैव अ मटेरियल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी. कंपनी मस्ट फर्दर डिस्कस हाउ इट्स कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग दोज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. दोनों में फर्क है ना बेटा? फोर्थ और फिफ्थ अलग है ना? क्या दिया है यहां पर? पढ़ो ना. Relevance of the boards, extent to which risk arising from companies' compensation policies are reasonably likely to have material adverse effect on company. ये पहला हुआ. और आगे
कंपल्सन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग दोज ऑफ इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बराबर है ना? क्या पूछे तो मुझे समझा नहीं। नहीं, अच्छा, विल डिस्कस दैट ना, ऑल 5 फैक्टर। एक सेकंड, जैसे हमने पढ़ा है वो 5 फैक्टर्स यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट जो दिया है, कंपनीज टू डिस्क्लोज इन देयर क्या एनुअल रिपोर्ट फैक्टर्स दैट मेक एन इन्वेस्टमेंट इन रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी स्पेकुलेटिव रिस्की। क्लियर है? ये सेक ने उन लिस्टेड एंटिटीज के लिए दिया है। बोर्ड्स, रजिस्ट्रेंट, हु इज रजिस्टर्ड विद सेक? जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेंट होगा ना, यूज योर ब्रेन नाउ। रजिस्ट्रेंट सिक्योरिटीज कौन से? जो कंपनी की सिक्योरिटीज है, करेक्ट। बोर्ड्स रोल इन रिस्क ओवरसाइट, ये भी कंपनीज को डिस्क्लोज करना है। रिलेवेंस ऑफ द बोर्ड्स लीडरशिप स्ट्रक्चर टू सच मैटर्स, मतलब बोर्ड लीडरशिप कैसे इन रिस्क पैरामीटर्स को क्या करता है, रिलेवेंट है। The extent to which risk arising from companies' compensation policies are reasonable, likely to have a material adverse effect on the company. I'll give that example for you. You know, इंडिया में भी है। अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बीओडी रिपोर्ट देखा है, तो उसमें एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन का डिस्क्लोजर करना पड़ता है। एम्प्लॉयज को मिलने वाली जो सैलरी है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर अगर आपकी सैलरी जाती है तो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज है उनका आपको कंपलसरी डिस्क्लोजर आपके एनुअल रिपोर्ट में करना पड़ता है। टॉप 10 नहीं होता है, एक परसेंटेज होता है, हाँ, तो परसेंटेज होता है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? रीजन, द कॉम्पेंसेशन गिवन टू दैट एम्प्लॉय, सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉय और डायरेक्टर, वेदर इट इज कमेंसरेट विद द परफॉर्मेंस दैट ही इज गिविंग इन द कंपनी। जो उसका काम है उसके कंपैरिजन में उसका परफॉर्मेंस है कि नहीं, सैलरी है कि नहीं, और सैलरी मस्ट बी कमेंसरेट विद द परफॉर्मेंस और हिज जॉब स्ट्रक्चर। तो उन्होंने दिया एक्सटेंट विच रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कंपनीज कॉम्पेंसेशन पॉलिसी आर रीजनेबली लाइकली टू हैव अ मटेरियल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी। अभी रिसेंटली हुआ था जो जिंदाल है ना, जी टीवी के जो प्रमोटर थे, चीफ प्रमोटर, उनको उनके शेयरहोल्डर्स ने हायर कॉम्पेंसेशन लेने के चक्कर में, जो एक मेजॉरिटी हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर था, उसने अपोज किया और उसने उनको फिर से प्रमोट करने के लिए, फिर से एमडी रीअपॉइंट करने के लिए अपोज किया। What I mean to say is that उनका जो सैलरी था एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर वो बहुत ज़्यादा था और नए एजीएम में उनको और ज़्यादा सैलरी क्या किया था, प्रपोज किया था। तो वो जो इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर था, उस इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर ने अपोज किया और कहा कि हम ऐसे हायर सैलरी को सजेस्ट और अप्रूवल नहीं देंगे। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज, क्योंकि उनका कहना था कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में। जी टीवी का सोनी के साथ मर्जर हुआ, पता है ना आपको? जी टीवी वॉज इनटू लॉसेस, ह्यूज लॉसेस, तो कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में और कॉम्पेंसेशन एमडी का बढ़ाने का कोई रीजन ही नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, the extent to which risk arising from companies compensation policy are reasonably likely to have a material adverse effect on the company, इसका आपको डिस्क्लोजर देना है। किसके अंदर? एनुअल रिपोर्ट में। ये सारे डिस्क्लोजर्स कहां पर है? एनुअल रिपोर्ट में। कंपनी must further discuss how its compensation policy and practices including those of its non-executive officers relate to risk management and risk taking incentives। भैया रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टेकिंग इंसेंटिव्स मतलब क्या, आपको समझना चाहिए कि जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना है, ज़्यादा रिस्की डिसीजंस लेना है, उसको डेफिनेटली इंसेंटिव और बोनस ज़्यादा मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि भैया आपका कॉम्पेंसेशन कंपनी पर कैसे मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकता है वो डिस्क्लोज करो, और आपका कॉम्पेंसेशन और पॉलिसी कैसे रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टेकिंग इंसेंटिव्स को लेकर क्या करता है, कोरिलेट करता है। मतलब वही लोगों को कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस मिलना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? जो फुल टाइम नहीं है। तो जो फुल टाइम नहीं है उनका रिस्क मैनेजमेंट रिस्क टेकिंग इंसेंटिव्स, उनका रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टेकिंग इंसेंटिव्स कमेंसरेट विद द कॉम्पेंसेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। आप सोचो, जो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है कंपनी में, जो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है उसका जिम्मेदारी भी कंपनी में कम होगा। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसकी जिम्मेदारी भी कम होगी। तो जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है, आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के अंदर the chairman of board of directors is there, correct? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का हेड होता है। तो भैया नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है
उसका कॉम्पेंसेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस कंपनी को डिस्क्लोज करना है। मतलब ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये 5 डिस्क्लोजर्स सेक के कहने पर हर लिस्टेड एंटिटी को करने। उसमें हमने एक टर्म पढ़ा था यहां पर, बॉयलर प्लेट, किधर गया हूं, compelled to over disclose and to provide boilerplate risk factors. Boilerplate risk factors that have limited utility of the disclosures. Boilerplate मतलब क्या, जो फैक्टर्स जनरली इनएडिक्वेट नहीं माने जाएंगे, मतलब जो फैक्टर्स जनरली लेस रिस्की है, जो फैक्टर्स जनरली लेस रिस्की है उन्हें आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं बॉयलर प्लेट रिस्क फैक्टर्स को आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जो बॉयलर प्लेट रिस्क फैक्टर्स नहीं है उन्हें आपको डिस्क्लोज करना है। नीचे आप देखना, अकॉर्डिंग टू सेक एडमिटिंग सच एग्जांपल्स विल एनकरेज कंपनी टू प्रोवाइड लेस बॉयलर प्लेट रिस्क फैक्टर डिस्क्लोजर्स। जो रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी कम रिस्की है, जिसके अंदर रिस्क के चांसेस कम है, वो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। सो आपके नोट्स में सिर्फ वहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के नीचे आप लिखो, समझ ही नहीं रहा है वो, ठीक है, बॉयलर प्लेट रिस्क फैक्टर्स का मीनिंग आपको लिखना है, तो उधर लिखो आप फैक्टर्स विच आर जनरली less risky and vague. वेग मतलब क्या, मीनिंगलेस। जिन फैक्टर्स को डिस्क्लोज करके वैसे भी कोई अर्थ, कोई मीनिंग, पर्पस रिजॉल्व नहीं होगा। वेग मतलब क्या, वेग मतलब VAGUE, वेग मतलब जो फैक्टर्स वैसे भी मीनिंगलेस है, जिनका डिस्क्लोजर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं बॉयलर प्लेट फैक्टर्स। सेक चाहता है कि जो लिस्टेड एंटिटीज है वो वही फैक्टर्स डिस्क्लोज करे जो क्या है, रिस्की है। तो ये कौन से एरियाज है, वो 5 एरियाज है। पहले में उन्हें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव फैक्टर्स बताने, इन्वेस्टमेंट कितना स्पेकुलेटिव और रिस्की है। सेकंड में बोर्ड का रोल बताना है कंपनीज को। थर्ड में लीडरशिप, बोर्ड्स लीडरशिप के बारे में बताना। फोर्थ, कॉम्पेंसेशन पॉलिसी कैसे मटेरियल एडवर्स इफेक्ट करेगा उसके बारे में बताना है। एंड फिफ्थ, बोलो, कॉम्पेंसेशन पॉलिसी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टेकिंग इंसेंटिव। जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, और उनको रिस्क टेकिंग इंसेंटिव्स कैसे दिया जा रहा है उसका कॉम्पेंसेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्लोज करना है। ये सेक के मुताबिक बॉयलर प्लेट फैक्टर्स नहीं है तो इनका डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन सेक के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर्स क्या है, सेक के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर्स क्या है। वैसे ही ऊपर वो जो था डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको लेकर के आएगा मीनिंग ऑफ डॉड फ्रैंक और किसके लिए था, सबको समझ है ना। बढ़ू में आगे जो नेक्स्ट दिया है हेडिंग, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977। अगेन ये यूएस का ही एक्ट है, जितने भी हम रेफरेंस सब यूएस का ही है। मैंने आपको सीमेंस कंपनी का एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, याद है, सीमेंस कंपनी, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यूएस के तहत फॉरेन ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइबरी देने का इल्जाम लगा था ग्रीक के अंदर फॉर ओलंपिक्स में वो कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए। ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 जो यूएस में आया उसके तहत उन पर कार्रवाई हुई थी। और ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 जो यूएस में आया, वहां से ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पहल शुरू हुई थी। जब आप यूएस आप पढ़ते हो ना, फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूएस, इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूएस, इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूके। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूएस की शुरुआत कहां से हुई, तो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 आया, वहां से लेके 2010 में जो डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एक्ट आया, वहां तक यूएस में अलग अलग लॉज लाए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून के तहत, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए। यहां पर क्या दिया, Department of Justice announced a new Foreign Corrupt Practices Act enforcement policy that codified and enhanced a pilot program. Companies are eligible for a range of mitigation credit.
if they voluntarily self-reported FCPA misconduct, voluntarily self-reported, fully cooperated with the Department of Justice investigation, disclosing all relevant facts and identifying culpable individuals, implemented timely and appropriate remedial measures. Companies are eligible, क्या दिया है, for a range of mitigation credit. मतलब पॉइंट्स मिलता है ना, पॉइंट्स, कंपनीज को पॉइंट्स मिलता है ना, तो भैया जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती, तो वैसे ही वो फॉरेन कर प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत उन्होंने जो नया FCPA एनफोर्समेंट पॉलिसी लाया, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या कहा, कंपनीज जो वॉलंटरली करप्ट प्रैक्टिसेस को रिपोर्ट करेगी, जो फुल्ली कोऑपरेट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, जो डिस्क्लोज करेगी सारे फैक्ट्स, जो कल्पेबल मतलब जो हम कल्पेबल मतलब कौन, जो गिल्टी इंडिविजुअल्स है उनको आइडेंटिफाई करेगी, जो मेजर्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस FCP के तहत देगा वो समय समय पर इंप्लीमेंट करेगा, ऐसे कंपनीज को वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉरेन कर प्रैक्टिस एक्ट के तहत क्या देगा, मिटिगेशन क्रेडिट देगा. कौन सी कंपनीज को नहीं मिलेगा, कंपनीज आर नॉट एलिजिबल फॉर रेंज ऑफ मिटिगेशन क्रेडिट वेयर द कंपनी वाज अ रिपीटेड ऑफेंडर. एक बार गलती करोगे, फिर से गलती करोगे, यू विल नॉट गेट क्रेडिट. और वेयर द मिसकंडक्ट वाज परसिस्टिव इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस, परसिस्टिव मतलब क्या, ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, मतलब आपने डिसगॉर्जमेंट, जिसे आप कहते हैं ना, डिसगॉर्जमेंट सुना है कि नहीं, डिसगॉर्जमेंट, आपने फ्रॉड करके या कुछ स्कैम करके पैसा कमाया, उसे डिसगॉर्ज मनी कहते हैं, अनएथिकल वे से. तो ये रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ऐसे कंपनीज को मिटिगेशन क्रेडिट नहीं मिलेगा. मतलब जो कंपनीज बार बार क्या करेगी, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है, जिन कंपनीज के अंदर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व है कंसिस्टेंटली फॉर द मिसकंडक्ट, और जिस कंपनी ने उस मिसकंडक्ट के तहत सिग्निफिकेंट प्रॉफिट कमाया, ऐसे कंपनीज को मिटिगेशन क्रेडिट नहीं मिलेगा. अब ये क्रेडिट देना और ना देना क्या फर्क है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिन कंपनीज के अंदर मिटिगेशन क्रेडिट ज्यादा है वो कंपनीज का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सही है. जिस कंपनी को मिटिगेशन क्रेडिट नहीं मिला है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्क है, ये उसके पीछे पर्पस है. हम सोचते हैं भैया इनका मिटिगेशन क्रेडिट का इस रिस्क मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. देखो अभी यहां पर हमने पढ़ा है ना, मॉडल में क्या दिया, लेट अस रीड, ये पूरा रामायण दिया है, हमने उसका मेन क्रक्स देखा है. लेट अस रीड. In November 2017, the Department of Justice announced a new FCPA enforcement policy that codified and enhanced a pilot program launched in April 2016. Under the pilot program, companies were eligible for a range of mitigation credit if they voluntarily self-reported FCPA misconduct, fully cooperated with the Department of Justice investigation, including disclosing all relevant facts and identifying culpable individuals, and implemented timely and appropriate remedial measures. ये सब कवर किया हमने. आगे द पायलट, व्हाट इज पायलट प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम किसे कहते हैं, पायलट आता है ऊपर से, स्टार्ट, जो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होता है ना, पायलट प्रोजेक्ट मतलब एकदम बिगिनिंग में, एट द वेरी बिगिनिंग. भैया इसको ट्रायल बेस पर, उसका भी नाम पायलट प्रोग्राम रखा है. ये गवर्नमेंट खुद की डिजिटल करेंसी लाने वाली है ना, क्रिप्टो वाली, उसका नाम तो ट्रायल पायलट प्रोग्राम मतलब क्या होता है, वो ऑन ट्रायल होता है. ट्रायल, इसका फीडबैक रिव्यू मार्केट से लेकर फिर उसको परमानेंटली मैंडेटरी करने के लिए वो डिसाइड होता है, उसी के लिए पायलट प्रोग्राम. तो द पायलट प्रोग्राम एज इंटेंडेड अपीयर्स टू हैव स्पार्क्ड एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंपनीज वॉलंटरली disclosing FCPA related misconduct to Department of Justice, with 7 companies receiving Department of Justice decisions not to prosecute due to their participation in the pilot program. उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. भाई तुमसे गलती हो गई, फॉरेन करप्शन. मुझे याद है इसके तहत ये रिपोर्टिंग हुआ था 2017 में, जब भी हुआ ना तब पता चला था. वॉलमार्ट है ना, वॉलमार्ट जो रिटेल बिजनेस में, वॉलमार्ट ने 2013 में, 2014 में इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, 2013 में इंडिया में रिटेल सेक्टर में आने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट को, किसको, यूपीए की सरकार, कांग्रेस को $100 करोड़, कितने, $100 करोड़ ये करप्शन, ब्राइबरी दिया था. ये वॉलमार्ट ने इस पर्टिकुलर नवंबर 2017 के तहत यूएस के कांग्रेस में डिस्क्लोज किया था. मुझे बोलो, समझ है क्या आपको.
इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। वॉलमार्ट जब ये फॉरेन कर प्रैक्टिस एक्ट के तहत कंपनी, अब देखो उन्होंने क्या कहा, आप अगर करप्शन में इन्वॉल्व थे तो आप वॉलंटरी आके डिस्क्लोज करो, हम आपके खिलाफ की कार्रवाई रोक देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वॉलमार्ट ने ये डिस्क्लोज किया था वहां की कांग्रेस में कि हमने इंडिया में वहां की सरकार को $100 करोड़, उनको फंडिंग, लॉबिंग कहते, उसे लॉबिंग कहते, वो करप्शन नहीं कहते, वो कहते लॉबिंग। लॉबिंग मतलब क्या भैया, आप इंडिया में रिटेल सेक्टर, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल सेक्टर 100% लेके आओ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल सेक्टर में 100% नहीं था, तो 100% लाने के लिए उन्होंने फंडिंग दिया था। 100% नहीं था मतलब क्या, अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को, मतलब रिटेलर को बाहर से इंडिया में आना है तो उसे कंपलसरी इंडियन कंपनी से टाइप करना था। 100% आने से दे कैन ऑपरेट ऑन देयर ओन, उन्हें किसी का टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये उनका इंटेंशन था, इसके लिए उन्होंने यूपीए सरकार को $100 करोड़ लॉबिंग के लिए दिया था। सोचो आप। तो यहां पर आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो उन्होंने इस फॉरेन कर प्रैक्टिस एक्ट के तहत कंपनीज को क्या कहा कि आप आगे आके डिस्क्लोज करो कि आपने अगर कुछ ऐसा करप्शन किया है, हम आपके खिलाफ की प्रोसिक्यूशन और कार्रवाई रोक देंगे। जब 7 कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, कंपनीज भर भर के आगे आने लगी, हाँ हमने भी दिया, हमने भी दिया। समझ रहा है कि नहीं? As a result of the pilot program success, the Department of Justice formally adopted an enhanced version of the program to further encourage companies to voluntarily disclose FCPA related misconduct. Under the revised policy, when a company voluntarily discloses misconduct, fully cooperates, timely and appropriately remedies and agrees to disgorge any ill-gotten profit, disgorgement, मैंने आपको कहा, disgorge any ill-gotten profit, there is a presumption that Department of Justice will decline to prosecute the company. That presumption will be overcome only if there are aggravating circumstances related to the nature and seriousness of the offense, such as where the company was a repeated offender or where the conduct was pervasive, involved executive management or resulted in significant corporate profits. मतलब वो कब कार्रवाई नहीं हो, कब कार्रवाई होगी, इन 4 केसेस में होगी जो हमने कहा, नॉट क्रेडिट, मिटिगेशन क्रेडिट, नॉट मिटिगेशन क्रेडिट, देखा ना हमने आगे। Recently, Department of Justice officials indicated that they are applying the principles of the FCPA enforcement policy as non-binding guidance, non-binding guidance in corporate investigations outside the FCPA arena. Meanwhile, the commitment to anti-corruption enforcement is on the rise across the globe. Trump administration officials at the Department of Justice and the SEC have placed continuous vigorous enforcement of the FCPA and have brought significant enforcement actions against both individuals and corporations. In countries from Europe to South Africa to Asia, new anti-corruption laws are taking effect and enforcement actions are being pursued. And corruption investigations have become increasingly international in nature, with the most significant FCPA resolutions of 2017 involving coordinated international resolutions where multiple countries imposed penalties and shared penalty proceeds. In last paragraph, कोई context में नहीं है, important is the first 2 paragraphs. इस दोनों पैराग्राफ्स को लेकर आपकी नोट्स में जो दिया ना, वहां पर आप क्लॉज ABC था ना, उधर D लिखो, आप D देकर मैं आपको प्रॉपर से कंक्लूड करते। पॉइंट नंबर D लिखो। Thus, companies who received mitigation credit were not prosecuted by the DOJ, Department of Justice, under FCPA. वो कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर FCPA, उनके खिलाफ कार्रवाई और प्रोसिक्यूशन नहीं होगा जिनको मिटिगेशन क्रेडिट मिला है, और जिनको नहीं मिला उनके खिलाफ होगा। आई होप इट इज क्लियर। फॉरेन कर प्रैक्टिसेस एक्ट के बाद
साइबर सिक्योरिटी। अगर अब ये साइबर सिक्योरिटी, अभी तक का जो डिस्कशन नहीं किया ना वो सब यूएस के रिलेटेड था। डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एक्ट, सेक, फॉरेन कर प्रैक्टिस एक्ट। अभी हम जो देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव, इसमें सिर्फ यूएस का इनिशिएटिव नहीं, इसमें यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन कंट्रीज का भी रेफरेंस है साइबर सिक्योरिटी। यूरोप में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, यूएस में कंपनीज को किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को लेकर मेजर्स लेने थे, वो यूएस में हम पढ़ेंगे क्या दिए मेजर्स। यूरोप में कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी लेकर क्या क्या मेजर्स लेने हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, देन विल गो एंड रीड। आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उनके खिलाफ सबसे पहले बगावत, उनके खिलाफ सबसे पहले इल्जाम डाटा ब्रीच, प्राइवेसी वायलेशंस, इसका जो केस चला, मुकदमा चला, वो पहले यूरोप में चला। यूरोपियन यूनियन में वो जब केस मुकदमा दर्ज हुआ, वहां पर यूके की कोर्ट में जब मुकदमा चला, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुर्माना भी लगा, फाइन भी लगा। फिर यूएस के कोर्ट में भी चला। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट ये जो साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या कहता है आपको, आपने अगर कभी आईफोन का रिसेंट ऐड देखा कि प्राइवेसी, और उधर आ गया था आईफोन, मतलब आईफोन इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी सारी डाटा, आपकी सारी जानकारी, अगर आपके पास आईफोन है तो वो प्राइवेसी मेंटेन्ड है, उसका ब्रीच होना पॉसिबल नहीं है। ये आईफोन अपना प्रमोशन इस तरह से कर रहा है, मैं जो बोल रहा समझ आएगी नहीं, बिकॉज डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी ये हर इंडिविजुअल का अधिकार है। ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस जैसे कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका तो वो अधिकार मानते हैं। हमारे यहाँ पे तो हम खुल्लम खुल्ला इंस्टाग्राम फेसबुक पे सब डालते हैं, वो बात अलग है, उसकी हम बात नहीं करते। बट वहाँ के लॉज कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी उसकी बगैर उसके कंसेंट से ली गई तो उसे डाटा ब्रीच मनाता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आएगा? हमारे यहाँ पर जो हम नहीं है वो भी डाल देते। एनीवेज, साइबर सिक्योरिटी क्या है? लेट अस रीड द यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स एंड यूएस नॉर्म्स and then we'll go to the notes and refer to that point given over there. As mentioned above, the European Union's General Data Protection Regulation, नाम क्या है? GDPR, General Data Protection Regulation, which takes effect in May 2018, raises the regulatory bar and it speaks more broadly than some non-European based companies may realize. जो यूरोपियन कंपनी ने, मैंने कहा फेसबुक, it's not European company, US based companies. The GDPR imposes stringent requirements on both data collection and data processing, including increased data security mandates, enhanced obligations to obtain data owner consent, and strict breach notification requirements. समझ रहे होगे मेरी बात को, जो मैंने एग्जांपल दिया उसके कंटेक्स्ट में। Importantly, the GDPR is extraterritorial in its reach, मतलब यूरोप के बाहर भी, and carries severe penalties for non-compliance up to 4% of the worldwide revenue. ये यूरोप का हुआ। यहां तक का जो डिस्कशन हुआ किसके कंटेक्स्ट में हुआ? यूरोपियन यूनियन। अब आगे, इन द यूनाइटेड स्टेट्स द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS has implemented detailed and prescriptive regulations of its own, requiring covered institutions, entities authorized under New York State banking, insurance, or financial services laws to meet strict minimum cyber security standards. किसको लेकर stringent norms है? To meet minimum cyber security standards. The revised regulations require, among other things, that covered institutions have in place a cyber security program designed to protect consumers' private data, approved by boards of directors or senior corporate officers and accompanied by annual compliance certifications, the first of which was required to be filed on February 2018, 15th. ये सेकंड पैराग्राफ किसको लेकर था? यूएस के, मतलब उस फर्स्ट पैराग्राफ को सेकंड पार्ट। यूएस के अंदर DFS क्या था? DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सब लोग है? हम ये जो पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जैसे दिमाग में आता है, आपके वर्ड आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा सिक्योरिटी मैंडेट्स, obligations to obtain data owner consent,
स्ट्रिक्ट ब्रीच नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड उसके बाद पेनल्टीज। 6 बात और 6 पॉइंट्स मैंने कहे, 6 पॉइंट्स। वो 6 पॉइंट्स कौन से? डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा सिक्योरिटी मैंडेट्स, ऑब्लिगेशंस टू ऑब्टेन डाटा, ओनर कंसेंट, स्ट्रिक्ट ब्रीच नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। आपको पता भी नहीं होगा, आप आए दिन इस तरह का कंसेंट देते रहते हो। जब भी मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड किया, अलाउ अलाउ जो करते हो आप, ट्रू कॉलर डाउनलोड किया, हम देखते अलाउ अलाउ, चल भाई आगे बढ़, बराबर नहीं? आपने कोई चाइनीज ऐप है ना, वो कोई आपकी फोटो को ज्यादा अच्छा बनाता है, हाँ तुझे पता होगा, तो वो आप डाउनलोड करो, वो तुरंत अलाउ 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 आपको कंपलसरी करना पड़ता है, यस और नो? कोई भी ऐप डाउनलोड करो आप, हाँ क्यों? You'll be surprised, ये जो डाटा सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, हमारे पास डाटा सिक्योरिटी, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, हम बोलते भर भर के लोग, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में वो लोग अपने डाटा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मुझे आई रिमेंबर यस्टरडे ओनली वी हैड अ डिस्कशन अमंग्स आवर फ्रेंड्स, वो मैजिक पिन कहते एक ऐप है, सबको पता होगा, स्टूडेंट्स को सबको पता होगा। उस ऐप के ऊपर आप कोई भी अगर परचेसेस करते हो, उसका फोटो निकाल के ऐप के ऊपर अपलोड करो, उसके पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स आप बाद में रिडीम कर सकते हो कैश में। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसके लड़की का बर्थडे था, तो एक होटल है बेसिल डिक कहते हुए, हाँ क्या क्या, अच्छा ओके, वो बताया मुझे, लगा ये इसकी मैजिक पिन के बारे में बताया। नहीं नहीं, वो बेसिल डिक मार्केट यार्ड से अच्छा, यहाँ भंडार करोड़ का अच्छा है, उसका जो मार्केट यार्ड में जो एम्बियंस है बहुत ख़राब है। तो वो बेसिल डिक होटल में उसके लड़की का बर्थडे था, कुछ 7,000 का बिल हुआ, उसने दिया कितना रहेगा पता है? 1,100, 1100 रुपये। 5 से 6,000 रुपये उसने मैजिक पिन के थ्रू रिडीम कराया। और उसका लड़का एक कदम आगे, उसने किया क्या? जो बिल आया था उसी बिल को स्कैन करके डाला मैजिक पिन के, उसके पॉइंट्स लिए, और उसी से वापस वाउचर रिडीम किया। ऐसे मैंने देखा, फिर आई वाज सरप्राइज, फिर मैंने देखा ऐसे काफी लोग हैं कि जो किसी और का भी बिल है क्या, दे दे संभाल के रखते हैं और फोटो निकाल के रख देते हैं मैजिक पिन के ऊपर। अब वी हैड डिस्कशन कि यार ये कंपनी को, मैजिक पिन कंपनी को क्या मिलता होगा इसमें से? तो वी गॉट टू नो, इस कंपनी को मिलता है उस पर्टिकुलर कस्टमर का एंटायर डाटा। हम बोलते कुछ नहीं फर्क पड़ता, अपने पास क्या है, बट वो डाटा लेकर वो बेचते हैं किसको? उन कंपनीज को जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जो नया, मान लो कोई गारमेंट है, कोई कंपनी कोई गाड़ी ला रही है, कोई ला रही है, तो उससे जब आप कोई परचेसेस करते हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जज करता है कि आप किस तरह के गुड्स परचेस कर सकते हो। ये डाटा बड़ा कीमती होता है, इस डाटा को वो बेचते हैं। हम सोचते हैं हमें 4,000 का फायदा हुआ, वही डाटा वो 50,000 में बेच रहा है। कोई उल्लू नहीं है आपको 5,000 का डिस्काउंट देने के लिए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे कि नहीं आपको? हाँ, बट इंडियन लोगों को बोलते भैया हम शॉर्ट है, भाई मिल रहा है ना 5,000, देखेंगे क्या डाटा है अपने पास, दे दो, हमको एंड में लेना है तो हम लेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहा है क्या? एनीवेज, तो डाटा सिक्योरिटी को लेकर ये साइबर सिक्योरिटी पूरा फोकस करता है। जैसे हर एक पॉइंट आपको समझना है। व्हेन वी रेफर टू FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, वो किसको लेकर था? करप्ट प्रैक्टिसेस के डिस्क्लोजर्स को लेकर, वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स को लेकर, करेक्ट। उससे पहले हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का देखा, वो किसको लेकर था? वो बॉयलर प्लेट, लेस बॉयलर प्लेट फैक्टर्स
डिस्क्लोज हो रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव, उसके लिए हुआ। उससे पहले डॉड फ्रिंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एक्ट, वो किसके लिए था? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका $10 बिलियन या उसके ऊपर के एसेट्स है, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए था। घर में पढ़ते वक्त आपने हर एक जो भी हम कह सकते हैं लॉ और रेगुलेशन है, उसका मेन क्रक्स क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, साइबर सिक्योरिटी पर, आपको ये जो क्लासरूम डिस्कशन में किया ना, उससे आपको याद है, अच्छा ये डाटा सिक्योरिटी, डाटा ब्रीच, उसको लेकर नोटिफिकेशंस, उसको लेकर पेनल्टीज, डाटा ओनर का कंसेंट, उसको लेकर ये साइबर सिक्योरिटी, जिसमें यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर आपने डाटा ब्रीच वायलेशन किया तो आपको 4% ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू पेनल्टीज है। सब लोग हैं? आगे बढ़ते सेकंड पैराग्राफ में, मीनवाइल द सेक हैज turned its attention to market disclosure and breach notification. Since 2011, when the SEC's Division of Corporate Finance issued interpretive guidance regarding cyber security disclosures, public companies have been required to disclose the risk of cyber incidents if they are amongst the most significant factors that make an investment in the company speculative or risky. समझ रहे क्या? हमने ऑलरेडी देखा है factors that can make your investment speculative or risky. तो पब्लिक कंपनीज को क्या करना है? टू डिस्क्लोज द रिस्क ऑफ साइबर इंसिडेंट्स। हैकिंग होता है, वेबसाइट हैक होता है, गवर्नमेंट का वेबसाइट हैक हो गया, किसी हैकर ने हैक किया। अभी मान लो जैसे इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वो हैक किया, पता चला चाइना के किसी हैकर ने किया, फॉर इंफॉर्मेशन। तो उसका भी क्या था ना, एक फ्लाइट से आ रहा था, उसका बैग छूट गया था। वो तो वो उसने वो अलग इंसिडेंट है, वो तो इंसिडेंट अलग है। वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया ना, वो अलग इंसिडेंट है। वो यहाँ पर हम डिस्क्लोज द रिस्क ऑफ साइबर इंसिडेंट्स। वो तो उसने कंपनी को रिक्वेस्ट किया, इंडिगो कंपनी को, कि भाई मेरा लगेज आप दे दो। जब कंपनी ने नहीं माना तो उसने, उसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग होता है और एक होता है अनएथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग मतलब कि आपका इंटेंशन गलत नहीं है, बट एनीवे लेट ऑन उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है, कंप्लेंट तो होती है, ठीक है। आगे बढ़ते, इन February 2018 the SEC issued new guidance to clarify its expectation on such disclosures. The majority of the 2018 guidance focused on reinforcing and expanding upon the 2011 guidance, advising public companies to evaluate the materiality of cyber risk and incidents and make necessary disclosures in a timely fashion, while warning that SEC is watching closely. However, the 2018 guidance delves into some new areas, particularly board oversight, disclosure controls and procedures, insider trading, and selective disclosures. As it regards risk oversight, the 2018 guidance advises that all public companies should disclose the role of board in cyber risk management, at least where cyber risks are material to companies' business. Therefore, while most boards are likely already engaged in some form of cyber risk oversight, the call by SEC for more public disclosures may prompt consideration of whether to deepen or sharpen the engagement. Yes, sorry people, I'm disturbing you today again and again. Generally मैं कभी कॉल रिसीव नहीं करता, बट आज सिचुएशन ही ऐसी है, मुझे रिसीव करना पड़ रहा है। प्लीज, आपने देखा मैं मोबाइल इधर रखता हूँ जनरली, आज मुझे इधर रखना पड़ रहा है। ओके, प्लीज। क्या दिया? On the enforcement side, the SEC has signaled that it may move towards a more aggressive approach, alluding to the feasibility of disclosure-based enforcement actions amid reports that it is engaged in investigation of companies like Yahoo and Equifax. In its newly issued guidance, the SEC warns that directors, officers, and other corporate insiders must not trade a public company's securities. एक second. While in possession of material non-public information, which may include knowledge regarding a significant cyber security incident experienced by the company. And with the SEC Department of Justice and the Federal Trade Commission reportedly investigating the sale of shares by Equifax executives after the Equifax breach, companies would be wise to examine their insider trading policies to ensure they operate effectively in the wake of cyber incidents, including by ensuring that concessions given in any specific situation, whether to restrict trading by insiders before public disclosures. What is the meaning of this? अगर आपके कंपनी में कोई साइबर ब्रीच या साइबर इंसिडेंट हो रहा है, जिसमें आपका वेबसाइट हैक हो रहा है, आपकी कंपनी के अंदर वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गया, ऐप के अंदर प्रॉब्लम आ गया,
आपका कोई डाटा ब्रीच हो गया, ये जानकारी अब जब पब्लिक तक, कंपनी लिस्टेड है तो देना जरूरी होता है, तो ये जानकारी पब्लिक तक जाने से पहले अगर आपने आपकी कंपनी के शेयर्स को बेच दिया, क्योंकि ये जानकारी आने के बाद स्टॉक नीचे आएगा, आपने आपके शेयर्स को बेच दिया, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो, इट इज अ नॉन पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। तो वो कह रहे हैं, सेक ने जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर नया गाइडलाइंस क्या दिया, कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड अदर कॉर्पोरेट इनसाइडर, फिर जो कंपनी जुड़ा हुआ ऑडिटर हो, कोई और व्यक्ति हो, must not trade a public company securities while in possession of material non public information। अक्सर ऐसे कहते हैं ना, जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करता है, उसके पास शेयर्स तो होते नहीं, बट ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहा है, और उस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर न्यूज एजीएम के वक्त आती है बाहर कि कंपनी कितना प्रॉफिट था, उससे पहले ऑडिटर को तो पता होता है, तो ऑडिटर अगर उस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करेगा तो ये इस तरह का क्या होगा, कॉन्ट्रवेंशन होगा, वायलेशन होगा। सब लोग है ना, उन्होंने दिया है, companies will be wise to examine their insider trading policies to ensure they operate effectively in the wake of cyber incidents, including by ensuring that concessions given in specific situation whether to restrict trading by insiders before public disclosure। मतलब कंपनी को इसके ऊपर ध्यान रखना है कि कंपनी ने ऐसी कोई भी नॉन पब्लिश इंफॉर्मेशन जिस पर्सन के पास है, उस व्यक्ति को किसी भी तरह के ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होना नहीं देना है, ये कंपनी को ध्यान रखना है। अगेन सेक बोल रहा है कि आप ध्यान रखने के लिए, इस पर हमारा ध्यान है, वी आर वॉचिंग क्लोजली, ऊपर दिया ना, सेक इज वॉचिंग क्लोजली कि आपका ध्यान है या नहीं। अभी रिसेंटली हुआ था, इंडिया में हुआ था, एक न्यूज चैनल है CNBC आवाज, स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है उसके ऊपर डे टू डे। उस CNBC आवाज चैनल का जो मेन एंकर था, उस एंकर को इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत सेबी ने बैन किया। व्हाट द एंकर यूज्ड टू डू, वो एंकर जब भी कोई स्टॉक बताता था कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए, तो स्टॉक में सडन स्पाइक आ जाता था, बिकॉज जब वो एंकर बता रहा है तो सब लोग खरीदते थे। ये एंकर क्या बताने वाला है, उससे पहले ही एंकर के घर वालों को ये पता रहता था कि ये स्टॉक वो आज बताने वाला है, तो एंकर वो बताए उससे पहले उसके रिलेटिव्स, घर वाले वो खरीद के रखते थे, और जिसे स्पाइक आता था वो बेचते थे। ये जानकारी सेबी ने निकाली, मतलब क्लोज वॉच रखकर उस पर्सन के डे टू डे जितने भी रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, उनके डीमैट अकाउंट्स निकालकर, उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स निकालकर सेबी ने उसकी जानकारी निकाली। उसने डिस्क्लोज किए हुए शेयर्स, उसने जिस दिन जो स्टॉक बताया उस दिन बराबर सुबह मार्केट ओपन होने के बाद वो स्टॉक खरीदा गया, और उसने बताने के बाद जब वो स्पाइक आया तो वो बेचा गया। ऐसा रेगुलर बेसिस पर आकर सेबी ने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर पर, सॉरी एंकर पर बैन लाया, ही इज बीन बैंड। कहीं ना कहीं ये साइबर इंसिडेंट ही है ना, विच वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो हमने डिस्कस किया ना, साइबर सिक्योरिटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। 1 यूरोपियन यूनियन का है, दूसरा न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का है, और तीसरा सेक का है। आपके नोट्स में देखो मैंने 3 पार्ट्स में दिया हो, दिख रहा है क्या? क्या दिया? फर्स्ट इसमें यूरोपियन यूनियंस GDPR imposes stringent requirements on, क्या दिया? Data collection and data processing, increased data security mandates, enhanced obligations to obtain data owner consent, strict breach notification requirements, carries severe penalties for non-compliance up to 4% of worldwide revenue। सब कुछ कवर्ड है। हाँ, एनहांस मतलब क्या? ज्यादा जिम्मेदारी है। कोई भी जानकारी आप अगर उस ओनर की आपके पास ले रहे हो तो उसका कंसेंट होना जरूरी। मैंने आपको कहा ना कि ऐप डाउनलोड करते हो, अल्लाह वाला क्यों करते हो? अल्लाह वाला मतलब वो आपसे इंफॉर्मेशन कंसेंट ले रहा है, समझ रहा है? न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस लॉज दैट कवर इंस्टीट्यूशंस हैव इन प्लेस अ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स प्राइवेट डाटा, approved by board of directors or senior corporate officers and accompanied by annual compliance certification। किसके लिए ये? बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज लॉज। मतलब ये तीनों लॉज जो बैंकिंग लॉ, हमारे यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट है, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस लॉज, इन तीनों लॉज के अंदर क्या होना चाहिए? जो ये 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। अरे बोलो ना, सब लोग है ना भाई? ये किसने दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज न्यूयॉर्क के। अब लास्ट सेक ने क्या कहा? फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी डिस्क्लोजर्स टू डिस्क्लोज द रिस्क ऑफ साइबर इंसिडेंट्स, ये नंबर 1 होना चाहिए था।
Disclose significant factors that make an investment in the company speculative or risky. Board oversight, board disclosure controls and procedure, insider trading and selective disclosures. I will say ये तीनों पॉइंट्स जो दिए हैं, जैसे हमने पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर था यूरोपियन यूनियन का, उस फर्स्ट पॉइंट में सब कुछ कवर्ड है, और बोलो ना भाई. सेकेंड पॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज न्यूयॉर्क का था, टू मीट स्ट्रिक्ट मिनिमम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स. अब इसमें लिखो बैंकिंग, इंश्योरेंस और हेलो ठीक है. तो इस डिस्कशन को जो हमने न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस उसके अंडर आप नीचे लिखो, नॉन यूरोपियन बेस्ड कंपनीज के लिए सही था, साइबर सिक्योरिटी फॉर नॉन यूरोपियन बेस्ड कंपनीज ये सही था. इसमें सेकंड कॉलम में आप नीचे लिखो, वहां पर ना थर्ड पॉइंट नहीं, मैंने जैसे बताया वैसे एरो करके नीचे लिखना है, थर्ड पॉइंट कहते हुए नहीं ऐड करना. वहां पर लिखो thus the entities authorized under the above laws are required to meet strict minimum cyber security standards. Are required to meet minimum cyber security standards. And for this they shall have a cyber security program. They shall have a cyber security program. Sorry, that is already covered. ठीक है, they shall have cyber security. For this कट कर दो, मिनिमम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स उतना ही रखो, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है. They should क्या लिखा है, मीट द मिनिमम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स. सो व्हाट आर द मिनिमम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, वो ऊपर दिया है. व्हाट इज द, क्या दिया ऊपर, फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम होना चाहिए टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स प्राइवेट डाटा, एंड नंबर 2 जो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम वो किसने अप्रूव करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, उसका एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेशन आना चाहिए. ये मिनिमम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स उन सारे इंस्टीट्यूशंस को वो आर ऑथोराइज्ड बाय द बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस लॉज, उनके लिए मैंडेटरी है. क्लियर है.
थर्ड एरो सेक का, उसमें आप लिखो सेक के वहां पर नीचे पॉइंट नंबर 5 कर, उधर पॉइंट नंबर 5, 4 था ना, उधर पॉइंट नंबर 5 करना। पॉइंट नंबर 5 में लिखना directors comma officers and other corporate insiders directors comma officers and other corporate insiders must not trade a public company's securities while in knowledge of a significant cyber security incident, while in knowledge of a significant cyber security incident experienced by the company, significant cyber security incident experienced by the company as it is a material non-public information, as it is a material non-public information। काफी स्टूडेंट वहीं पर नीचे लिख रहे थे, आई डोंट नो, उधर ऊपर भी जगह था, उस पेज पर नीचे जगह था, जरूरी नहीं कि उधर ही हो। आई होप इट इज, सबको समझा है? ये पॉइंट नंबर 5 क्यों ऐड किया? नया एडिशनल गाइडेंस है ना, जो हमारे इस डिस्कशन में ऊपर के 4 पॉइंट्स के अलावा ये 5th पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। और यस और नो? 2 मिनट दे रहा हूँ अभी सबको, राइट फ्रॉम, हाँ वो एक ही पॉइंट मैंने बताया ना, वहां पर लिख कर दिया, पॉइंट नंबर 5 कहते हुए ऐड करके दिया, ठीक है। डॉड फ्रैंक से लेकर यहां पर साइबर सिक्योरिटी किसका सेक तक और यू कर लो फटाक से, सब कुछ समझा कि नहीं देखो, बिकॉज वी हैड मेनी डिस्टर्बेंसेस टुडे, सो प्लीज कोई डाउट है कुछ है तो पूछो मुझे प्लीज। क्लियर है? पक्का? ये जितना भी हमने डॉड फ्रैंक से लेकर अभी सेक के साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस और रेगुलेशंस तक देखा, वो सारा हेडिंग क्या था हमारा? लॉ एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ये सारे लॉज एंड रेगुलेशंस थे, अभी तक जो पढ़ा वो सारे क्या थे? लॉज एंड रेगुलेशंस। अब जो हमें देखना है, सुन लो, सुनो, हमें अब जो देखना है वो क्या देखना है? जो अभी तक के लॉज एंड रेगुलेशंस देखे
उन लॉज और रेगुलेशंस में एक कॉमन चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को लेकर है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर है। जो भी लॉज और रेगुलेशंस है उसमें रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क ओवरसाइट फंक्शन। साइबर सिक्योरिटी किस में आता है? रिस्क ओवरसाइट फंक्शन में आता है। मतलब सब कुछ कौन से हेडिंग में आएगा? रिस्क ओवरसाइट फंक्शन में कवर होगा। साइबर सिक्योरिटी भी उसमें आएगा, फॉरेन कर प्रैक्टिसेस भी उसमें आएगा। अरे यस और नो? सब कुछ किस में कवर्ड होगा? रिस्क ओवरसाइट फंक्शन। और ये किसकी जिम्मेदारी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो अब हम देख रहे हैं ये जो भी लॉज और रेगुलेशंस है, उन लॉज और रेगुलेशंस के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई, वो जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से निभाए, रिस्क ओवरसाइट फंक्शन वो सही ढंग से निभाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके लिए अलग अलग गाइडेंसेस, रिकमेंडेशंस अलग अलग बॉडीज ने दिए। मतलब भाई हमको पता है साइबर सिक्योरिटी ब्रिच और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस ना हो, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिस्क ओवरसाइट फंक्शन क्लोज रखना है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत वॉलंटियर डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका ध्यान रखना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो फाइनेंशियल डॉट फ्रैंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो कंपनीज है तो उसके तहत वो डिस्क्लोजर कर रही है कि नहीं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन सेक के तहत डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं, उसका रिस्क ओवरसाइट फंक्शन के तहत ध्यान रखना है। बट भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रिस्क ओवरसाइट फंक्शन के तहत ध्यान रखना है, बट वो कैसे ध्यान रखे? रिस्क ओवरसाइट फंक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना कैसे मजबूत रखे, कैसे वो उसको और इंप्रूव करे, कैसे रिस्क ओवरसाइट फंक्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म करे, उसके लिए अलग अलग बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या दिए? गाइडेंसेस और रिकमेंडेशंस। मतलब अगर आपको नहीं पता है कि रिस्क ओवरसाइट फंक्शन कैसे अच्छे से रखना है, तो ये गाइडेंस और रिकमेंडेशंस को पढ़ो और उसके तहत आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करो। समझ रहे? यस सर। जो मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया सबको समझा है? अब वहां पर क्या दिया? थर्ड पार्टी गाइडेंस। थर्ड पार्टी गाइडेंस मतलब दिस इज नो this party is not a government body, this party is not a law, this party is not a regulator, they do not come out with a law। ये थर्ड पार्टी है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, प्राइवेट है, प्राइवेट है। थर्ड पार्टी गाइडेंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस। और उसमें आपने पढ़ा होगा कोसो, पढ़ाएगी नहीं? कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोसो। रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा। लेट अस रीड दैट। Various industry specific regulators, various industry specific regulators। हाँ क्या काय का ओवरव्यू? काय का ओवरव्यू? अभी जो आपने बताया ना, तो बोल रहा है कि जो आपने अभी एक्सप्लेन किया क्यों आया गाइडेंस, हाँ कोई बोल मुझे नहीं समझा, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा। मैंने बताया कि जो हमने अभी तक लॉज और रेगुलेशंस देखे हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिस्क ओवरसाइट फंक्शन उन्हें अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से निभाना है। ये हमने सारे लॉज और रेगुलेशंस में देखा, करेक्ट? अब वो अच्छे से निभाना है। डायरेक्टर कहते हैं मैं डायरेक्टर हूं, मुझे रिस्क ओवरसाइट फंक्शन निभाना है, मुझे पता है, बट क्या करूं उसके लिए वो नहीं पता। वो कहते हैं डोंट वरी वी आर देयर। बट कौन कह रहा है ये? कोसो कह रहा है, अलग अलग अदर बॉडीज है वहां पर, उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, उनका आप ये रिस्क ओवरसाइट फंक्शन के कुछ फीचर्स है, कुछ ये आप पढ़ो और उसके तहत आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज ए डायरेक्टर के तो आप उसे फॉलो करो, तो अपने आप रिस्क ओवरसाइट फंक्शन को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो समझ रहे ना? ये हम डिस्कस करें। क्या लिखा है? वेरियस इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटर्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश सजेस्टेड क्या दिया? सजेस्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बोर्ड ओवरसाइट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। Examples include reports by National Association of Corporate Directors, Blue Ribbon Commission on Risk Governance and Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है? NACD, Blue Ribbon Commission on Risk Governance and COSO। In September 2017, COSO released the final version of its updated internationally recognized enterprise risk management framework, which it originally released in 2004. As revised, COSO approach presents 5 interrelated components of risk management। ये आपने पढ़ा है? Risk governance and culture, the tone of the organization,
setting objectives, execution risk, assessment of risk that may impact achievement of strategy and business objectives, risk information, communication reporting, monitoring, enterprise risk management performance. ये 5 क्या थे? इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स है रिस्क मैनेजमेंट के, मतलब ये सारे कंपोनेंट्स गो हैंड इन हैंड. Additional changes adopted in the revised framework are a simplified definition of ERM designed to be accessible to personnel not directly involved in risk management roles, a clear examination of the role of culture, an elevated discussion of strategy, a renewed emphasis between risk and value, an enhanced alignment between performance and ERM, a more explicit linking of ERM to decision making, an enhanced focus on integration of ERM, a refined expression of the concept of risk appetite and acceptable variation in performance, and a clear delineation between ERM and internal controls. By understanding and emphasizing the relationship between critical assumptions, underlying business strategy and risk management, the board can strengthen its risk oversight role. हमें ये additional changes कुछ भी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये पार्ट लिखना है वहाँ पे. उसके बाद क्या लिखना है? Additional changes की जगह by understanding and emphasizing the relationship between critical assumptions, underlying business strategy and risk management, board can strengthen its risk oversight role. वो जो एडिशनल चेंजेस है वो भी हमें डिस्कस, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें फोकस किस पर रखना है? 5 ऑब्जेक्टिव्स पर कोसो के, जो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्क ओवरसाइट के लिए गाइड करते हैं. आगे इन जून 2017 द कॉन्फ्रेंस बोर्ड गवर्नेंस सेंटर पब्लिश्ड अ रिपोर्ट द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर बोर्ड्स oversight of risk culture that contains useful recommendations for board driven risk governance. Among other useful suggestions, the report suggests that board receive periodic briefings, whether from chief internal auditors, outside subject matter experts or consulting firms, on board oversight of risk culture expectations. ये किसने गाइडेंस दिया? थर्ड पार्टी गाइडेंस. तो थर्ड पार्टीज में कौन था? कोसो था, ब्लू रिबन कमीशन था एंड एनएसीडी था. बट मैंने इस पर पूरा फोकस किस पर रखा है? कोसो पर. तो आपके नोट्स में आ जाओ, वहां पर क्या दिया है? थर्ड पार्टी गाइडेंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिस. आई होप यू गेट इट नाउ. ये समझना चाहिए घर में आपको. अभी तक जो हमने पढ़ा सारे लॉज और रेगुलेशंस थे, अब गाइडेंसेस है. मैंने ब्रेक क्यों किया है यहाँ पर? हेंस फॉर अब क्या वो गाइडेंस है, रिकमेंडेशन है. कोसो अप्रोच प्रेजेंट्स 5 इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, risk governance and culture, setting objectives, execution risk, the assessment of risk that may impact achievement of strategy and business objectives, risk information, communication and reporting, monitoring ERM. By understanding and emphasizing the relationship between critical assumptions, underlying business strategy and risk management, the board can strengthen its risk oversight role. Exactly सब covered है. आप उधर नीचे सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लो. ये कोसो का हुआ पॉइंट नंबर 1, उधर कोसो करना. पॉइंट नंबर 1 कोसो के उधर पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 लिखना. जो नया पॉइंट ऐड हुआ है उधर लिखते हैं. पॉइंट नंबर 2 आप लिखो. इन 2015, पॉइंट नंबर 2, इन 2015 ये थर्ड पार्टी गाइडेंस में कोसो का गाइडेंस है. एंड सेकंड, इन 2015 द कॉन्फ्रेंस बोर्ड गवर्नेंस सेंटर, द कॉन्फ्रेंस बोर्ड गवर्नेंस सेंटर published a report. The Conference Board Governance Center published a report, comma, the next frontier for boards, the next frontiers for boards, dash करके oversight of risk culture. ओवरसाइट ऑफ रिस्क कल्चर. ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ. पॉइंट नंबर 2 का क्या क्या दिया है? कॉन्फ्रेंस बोर्ड गवर्नेंस सेंटर ने एक ये बॉडी है, एक थर्ड पार्टी है ना, कॉन्फ्रेंस बोर्ड गवर्नेंस सेंटर. उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया. किसके लिए? द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर बोर्ड. नेक्स्ट फ्रंटियर मतलब आने वाले कल के लिए. बोर्ड ओवरसाइट ऑफ रिस्क कल्चर, आने वाले कल का बोर्ड ओवरसाइट रिस्क कल्चर कैसे होगा. पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा ना, फुल स्टॉप. इसी में आगे नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू करना. नेक्स्ट सेंटेंस, the report suggests that board receive periodic briefings. The report suggests that board receive periodic briefings from chief internal auditors, comma, experts,
or consulting firms from chief internal auditors or experts or consulting firms on the board oversight of risk culture expectations, on the board oversight of risk culture expectations, risk culture expectations. एक सेकंड, अब आप बोलोगे मैंने ये सेकंड पॉइंट भी क्यों लिख कर दिया थर्ड पार्टी गाइडेंस में? ये एक ही से मतलब एक ही पॉइंट था, कॉन्फ्रेंस बोर्ड सेंटर ने दिया हुआ, जिसमें वो क्या कह रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करना चाहिए, बोर्ड ओवरसाइट के लिए उन्होंने समय समय पर क्या करना चाहिए, किससे लेना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर से, एक्सपर्ट से, कंसल्टिंग फर्म से, किसको लेकर कि भैया एक्सपेक्टेशंस, भैया बोर्ड ओवरसाइट के अंदर जो ओवरसाइट फंक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निभा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिस्क ओवरसाइट में, और वो क्या निभा रहे हैं। बोर्ड ओवरसाइट ऑफ रिस्क कल्चर एक्सपेक्टेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क है, उस रिस्क के एक्सपेक्टेशन के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिस्क ओवरसाइट सही ढंग से कर रहे कि नहीं। जब ये एक थर्ड पार्टी ऑडिटर, एक्सपर्ट या कंसल्टिंग फर्म क्या करेगा, ब्रीफिंग करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कहां पर गलती हो रही होगी तो उन्हें गाइड कर पाएगा। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिस्क ओवरसाइट फंक्शन इंप्रूव करना है, अच्छे से बनाना है, तो उसके लिए कोसो ने जो सेशन दिया, वैसे इस बॉडी ने, कॉन्फ्रेंस बोर्ड गवर्नेंस सेंटर ने ये सेशन दिया। कोसो का जो पॉइंट था वो हमने ऊपर कवर किया था, 5 कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, एक दूसरे के साथ इन सारे 5 कंपोनेंट्स को अडॉप्ट करना है रिस्क मैनेजमेंट में। जब वो अडॉप्ट कर पाएंगे तो रिस्क ओवरसाइट सही ढंग से होगा। और ये कॉन्फ्रेंस बोर्ड गवर्नेंस सेंटर ने दिया है। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड पार्टी गाइडेंस में 2 गाइडेंसेस लिए मैंने। जो ऊपर एनएससीडी था और ब्लू रिबन था वो सिर्फ नाम था, उन्होंने कोई गाइडेंस दिया नहीं था, इसलिए उनका रिकमेंडेशन लिया नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. आपके नोट्स में ही आप देखना, वैसे ही नेक्स्ट पेज पर जो लास्ट पार्ट दिया है, रिस्क रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग क्या दिया है, रिस्क ओवरसाइट, और फिर नीचे रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग रिस्क ओवरसाइट, एक्शन प्लान्स फॉर द बोर्ड और कमिटीज एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ओवरसाइट। ये पार्ट है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज मैंने बहुत डिस्टर्ब किया आपको, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, जनरली आई डोंट प्रेफर डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग लेक्चर, बट आज सिचुएशन ऐसी थी, आई रियली फील सॉरी फॉर दैट। सो इफ आई हैव डिस्टर्ब्ड यू एंड इफ आई एम नॉट टॉट यू प्रॉपर्ली, प्लीज फॉरगिव मी फॉर टुडे। अगर हुआ है तो होता है ना कभी कभी, फिर इसे नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्लियर कर ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले। मैं अभी समझा रहा हूँ बात, मतलब सर आप वापस बताओ। अरे वही तो बोला था मैंने, तेरा ध्यान किधर होता है गधे। इतना क्लियरली